वोट यहाँ मूलतः लोग 4 वजहों से पिछले 30-35 साल से दे रहे हैं। पहली वजह है जाति। लोग जाति के आधार पर बड़ी संख्या में वोट करते हैं, लेकिन ये भी सच्चाई नहीं है कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, क्योंकि अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट करता तो माननीय मोदी जी को तो कोई वोट ही नहीं मिलता, या जो मुसलमान समाज के लोग लालू जी को वोट करते हैं वो भी जाति पर वोट नहीं करते हैं। तो पहला एक बड़ा वर्ग जरूर है जो जाति पर वोट करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा वर्ग है जो जाति के बजाय धर्म के आधार पर या राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा को वोट करता है। तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है, और चौथा जो मुसलमानों का एक तबका है जो भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता है। तो अगर आप बिहार के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो इन्हीं 4 वजहों से करीब करीब 2/3 से ज्यादा लोग वोट करते हैं। बिहार में अभी तक जो मैंने देखा सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन यहाँ बड़ी समस्या है, इसके लिए पदयात्रा की क्या जरूरत है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं का, बेरोजगारी और पलायन की विकरालता देखने को मिली, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। बेरोजगारी और पलायन यहाँ सर्वस्पर्शी सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक 16 महीने में हमें दिखा। दूसरा जो सबसे बड़ा परेशानी दिखी वो है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। कई लोगों को लगता है कि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था खराब है उसकी 2 वजह लोग गिनाते हैं। एक कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, दूसरा कई लोग बताते हैं कि खिचड़ी बट रहा है इसलिए पढ़ाई नहीं है। दोनों वजह सही वजह नहीं है। अगर खिचड़ी बांटने से बच्चों की पढ़ाई खराब होती तो 8वीं क्लास से ऊपर के स्कूल में तो विद्यालय में खिचड़ी नहीं बांटा जा रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता या नियोजित शिक्षकों की वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो स्कूल में तो नियोजित शिक्षक हैं, यहाँ पर सीएम साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? पटना साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। इसलिए अगर आप शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को समझना चाहते हैं तो उसको गहराई से समझिए। बिहार में शिक्षा व्यवस्था के खराब होने की जो मूल वजह है वो है समाज और सरकार दोनों की नजर में शिक्षा पर जो प्राथमिकता शिक्षा को लेकर होनी चाहिए वो है ही नहीं। सिर्फ सरकार ही दोषी नहीं है, यहाँ रहने वाले लोगों की नजर भी ऐसी हो गई है, उनकी समझ भी ऐसी हो गई है कि पढ़ लिख कर होगा क्या, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है तो चलिए मजदूरी ही कर लीजिए। सरकार की तो प्राथमिकता में है नहीं। हुआ यह है कि समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर पूरे बिहार में विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जहाँ भवन है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ भवन नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ तीनों है वहाँ पढ़ाई नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है सरकार के लिए भी और समाज के लिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, सिर्फ सरकार के लिए नहीं, लोगों के लिए भी यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, विद्यालय जो है वो खिचड़ी, पोशाक और पैसा बांटने का सेंटर है, और जो कॉलेज है वो डिग्री बांटने का सेंटर है। न सरकार पढ़ाना चाहती है, न समाज में जो लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं। यही वजह है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया हम लोग दिल्ली से मनरेगा के लिए ला सकते थे तो 60 रुपया तो हम लोग लेकर ही नहीं आए। ये विशेष राज्य की दर्जा की मांग करने वाले लोगों के मुंह पर चमाता है। 7 निश्चय के तहत एक बहुत बड़ी घोषणा 2015 में की गई थी यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसमें 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवक को हर महीने 1000 रुपया मिलने की बात बताई गई थी। 2015 में यह अनुमान किया गया था कि करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया अगर हर साल खर्च किया जाए तो बिहार में रहने वाले हर युवक को, 18 से 35 साल के उस युवक को जिसके पास रोजगार नहीं है, कम से कम 1000 रुपया उसको हर महीना मिलने लगेगा। पिछले साल का जो क्राइम का डाटा है यहाँ का बिहार का, नेशनल क्राइम ब्यूरो के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पिछले साल 2022 में 21 के मुकाबले करीब करीब 24% ज्यादा क्राइम हुए अक्रॉस ऑल कैटेगरी।
24%, 1/4 से ज्यादा क्राइम बढ़ा है। ये कहना है कि आने वाले वर्ष में आप क्योंकि बिहार की राजनीति में कदम रखे हैं, लेकिन आने वाला वर्ष जो है 2024 में वो लोकसभा चुनाव है, तो उसमें आपकी कोई भूमिका होगी। पहला, दूसरा कि जो भी वर्तमान में राजनीति है वो गठबंधन को लेकर के है, तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है आपका कि किसी के साथ आप अलायंस भी कर सकते हैं बिहार की राजनीति में? पहली बात आप ये समझिए कि जब मैंने पदयात्रा शुरू की उसी दिन ये बताया है कि दल तभी बनेगा जब मैं करीब करीब पूरा बिहार पैदल चल लूंगा। तो लोकसभा से पहले तो अभी हम आधा बिहार ही कर पाए हैं, 2-4-5 जिला और कर लेंगे। लोकसभा से पहले जन सुराज दल बनने की संभावना तो मैं नहीं देखता हूं, लेकिन अगर लोग ये चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, जो लोग जन सुराज परिवार से इस परिकल्पना सोच से जुड़ रहे हैं, और अगर वो तय करते हैं कि चुनाव लड़ा जाए तो उन जगहों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ेगा वो निर्दलीय के तौर पर लड़ेगा। जन सुराज परिवार या हमारी सोच या हम लोग के पास जो भी व्यवस्था है उसकी मदद करेंगे, लेकिन ये निर्णय विशुद्ध तौर पर उन लोगों का है जो जन सुराज से जुड़े हुए हैं। अगर लोकसभा के स्तर पर, जिले के स्तर पर वो निर्णय लेते हैं कि हम लोग को चुनाव लड़ना है, हम लोग के पास योग्य कोई प्रत्याशी है, तो वो चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ सकता है। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, पहले 5 जिलों में जब हम लोग पैदल चल लिए तो वहां पर एक उपचुनाव हुआ, कई उपचुनाव हुए, लेकिन उसमें एक शिक्षा के एमएलसी का भी चुनाव हुआ। तो लोगों का ऐसा मानना था कि चूंकि हम लोग शिक्षा पर इतनी बात कर रहे हैं तो शिक्षकों के एमएलसी के चुनाव को हम लोग को लड़ना चाहिए। तो उन 5 जिले के जन सुराज के साथियों ने मिलकर यह तय किया और अपने में से अफाक अहमद जी को चुनकर प्रत्याशी बनाया गया। वो लड़े निर्दलीय के तौर पर, लेकिन चुनाव जीते, अभी एमएलसी भी हैं। तो लोकसभा में ये संभव है कि जन सुराज के जो साथी जिन जिलों में हम लोग पदयात्रा कर चुके या जहां पर वो संगठन बन गया है, वहां पर अगर वो तय करते हैं कि चुनाव लड़ना है, उनके पास उनकी नजर में कोई योग्य उम्मीदवार होगा तो वो उम्मीदवार निर्दलीय के तौर पर लड़ सकता है। जन सुराज दल के तहत कोई चुनाव लड़ने की अभी संभावना नहीं है। दल तभी बनेगा जब मैं पूरे बिहार की या ज्यादातर बिहार की पदयात्रा पूरी कर लूंगा। दूसरा, आपने कहा गठबंधन की, तो कोई संभावना नहीं है, इसको लिख लीजिए बिल्कुल बोल्ड शब्द में। ये जन सुराज की जो पूरी परिकल्पना है, इसमें कोई गठबंधन की संभावना किसी तरह की, किसी दल, किसी व्यक्ति से है ही नहीं। ये नई व्यवस्था बनाने की बात है। ये एमएलए जीतने का, एमपी जीतने का, चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए इतना बड़ा संघर्ष हमने शुरू किया है। हमको 10, 20, 50 एमएलए जिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, एमएलए जिताने में भी दिलचस्पी नहीं है। हमारी दिलचस्पी है कि बिहार को जीता जाए। ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आपकी विचारधारा जो कांग्रेस से मिलती जुलती मेल खाती है, तो क्या ये इंडिकेट है कांग्रेस के लिए आप खुला रास्ता? बिल्कुल। आप देखिए, जो मैंने कहा है उसको फिर से दोहरा देता हूं। उन्होंने पूछा आपकी विचारधारा क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी विचारधारा, हम गांधी को लेकर चल रहे हैं और हर दिन अपने भाषणों में भी कहते हैं कि पूरा ये जो जन सुराज है, ये आजादी से पहले, आज की कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। जहां दल जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का न हो, किसी जाति का न हो, किसी परिवार का न हो। आजादी से पहले जो कांग्रेस थी वो किसी परिवार की पार्टी नहीं थी, वो किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं थी, वो उन सब की का दल था जो बिहार, जो राज्य, जो देश को आजाद कर